नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। तो ये पार्ट 2 है फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट का, विदेशी विनिमय और विदेशी विनिमय दर का। पार्ट 1 में मैंने इन दोनों का इंट्रोडक्शन कवर किया था, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और कब हम विदेशी मुद्रा की डिमांड करते हैं, कब उसकी सप्लाई की जाती है। इस वाले वीडियो में मैं कवर करूँगा कि कैसे डिसाइड किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, और उसमें भी फिक्स्ड वाला, ठीक है, फिक्स्ड वाला, फ्लेक्सिबल और गवर्नमेंट वाला मैं अगले टॉपिक में या फिर अगले वीडियो में कवर करूंगा। और इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि इनके मेरिट्स क्या थे फिक्स्ड के और डीमेरिट्स क्या थे। तो शुरू करते हैं फिर इकोनॉमिक पाठशाला। तो एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैंने बताया था कि कोई भी देश अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें अपने देश में ही उत्पादन नहीं कर सकता, उसको कुछ चीज़ों के लिए दूसरों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। और भारत में जो करेंसी चल रही है, ज़रूरी नहीं कि यूएसए में वही करेंसी चल रही है, सभी देशों की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। तो जब भी हमें दूसरे देश से कोई भी सामान खरीदना पड़ता है तो हमें उसके देश में ही की करेंसी में ही पे करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण दिया था मैंने कि अरब जितनी भी कंट्रीज़ हैं या फिर गल्फ़ जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और रेत है तो एग्रीकल्चर हो नहीं सकता। ऐसे ही इंडिया में एग्रीकल्चर हो सकता है, तो गल्फ कंट्रीज़ को एग्रीकल्चर के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और इंडिया को पेट्रोल के लिए गल्फ कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इस तरह से एक दूसरे पर निर्भरता बनी रहती है और आयात निर्यात चलता रहता है। आयात निर्यात के लिए ही हमें विदेशी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें वहाँ पर जब पेमेंट करना होगा तो उनकी करेंसी में ही पे हम करते हैं। तो ये था फॉरेन एक्सचेंज। जो भी हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे का, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाती है? फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। और जिस रेट पर, जिस दर पर हम करते हैं, उस दर को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। ठीक है भैया। अब ये देखते हैं कि ये वाली दर निर्धारित कैसे होती है, डिसाइड कैसे की जाती है। तो एक रेट है फिक्स्ड यानी कि स्थिर विदेशी विनिमय दर। ये कैसे डिसाइड होती है? तो एक जो सिस्टम काम करता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, उसका नाम था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम काम करता था उसको कहते थे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं। इन दोनों ही सिस्टम्स को मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 1977 में समाप्त हो चुके हैं। 1977 के बाद आ गया था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमें ये समझना है सिर्फ आपकी किताब के अनुसार कि ये दोनों सिस्टम्स काम कैसे करते थे। तो सबसे पहले समझते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम्स किस हिसाब से काम करता था। तो करेंसी को सीधे तौर पर स्वर्ण की मुद्रा से एक हिसाब से नाप लेते थे, और जिस देश में जो भी रेट गोल्ड का चल रहा था उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट फिक्स कर लिया जाता था। कैसे? भारत में मान लेते हैं 1 ग्राम सोना जो है वो 2 रुपये देकर आ जाता था, और यूएसए में 1 ग्राम सोना जो है $1 देकर आ जाता था। ठीक है, ये रेट अलग अलग देशों का चलता था गोल्ड का, मान लेते हैं इस तरह का। तो भारत का जो एक्सचेंज होगा यूएसए के साथ वो 2:1 का होगा, यानी कि उसका $1 खरीदने के लिए हमें अपने 2 रुपये देने पड़ेंगे। इस हिसाब से गोल्ड के हिसाब से या गोल्ड के रेट के हिसाब से एक्सचेंज रेट वहाँ का फिक्स कर लिया जाता था। तो क्या हो गया कि जब भी हमें वहाँ से कोई भी सामान खरीदना है, मान लेते हैं कि 10 किलो गेहूँ खरीदना है हमको, और 10 किलो गेहूँ का रेट जो यूएसए में था वो $50 था। अब वहाँ के $50, डॉलर का साइन बना देता हूँ मैं फिर सही से, हाँ, तो $50 था। अब हमें वहाँ के $50 पहले खरीदने पड़ेंगे, और हमारा एक्सचेंज रेट क्या फिक्स है? 2:1 का फिक्स है, यानी कि $1 खरीदने के लिए हमें अपने 2 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पर भी मैं डॉलर का साइन सही कर देता हूँ इसको, हाँ। तो $1 के बदले हमें 2 रुपये देने पड़ेंगे। खरीदने कितने? $50 खरीदने हैं, तो $50 के लिए हमें 100 रुपये उसको देने पड़ेंगे। 100 रुपये के $50 या फिर गेहूँ हम वहाँ से खरीद लेंगे। इस हिसाब से एक्सचेंज हमारा काम करता है, और एक्सचेंज रेट गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में इस हिसाब से तय होता था। अब ये वाली विधि सबसे पहले बंद हो गई
1931 में ब्रिटेन ने बंद कर दिया था, 1933 में यूएसए ने बंद कर दिया था और उसके बाद धीरे धीरे सभी कंट्रीज लगभग इसको बंद करती चली गई। ब्रेटन वुड्स एक व्यक्ति हुए और उन्होंने एक नई विधि का निर्माण किया और वो भी क्या थी, फिक्स्ड के ही अंडर आती थी, क्योंकि जो रेट उन्होंने बनाया वो रेट फिक्स हो गया फिर। ठीक है, तो कैसे बनाया उन्होंने हर एक देश की करेंसी को यूएस के डॉलर से लिंक कर दिया, यूएस के डॉलर से लिंक कर दिया। कैसे? अब मान लेते हैं उन्होंने तय किया कि भारत का जो एक्सचेंज रेट चलेगा यूएस के साथ वो 1:2 का चलेगा, यानी कि $1 के बदले भारत को $2 अपने देने पड़ेंगे। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी यूएस के साथ में लिंक कर दिया। तो मान लेते हैं कि $1 के बदले ऑस्ट्रेलिया को अपना 1.5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देना पड़ता था। तो भारत का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सचेंज रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5:2, यानी कि 1:5:2 की यदि हमें वहाँ का खरीदना है $1 तो वहाँ के हमें $2 अपने देने पड़ेंगे, यानी कि $1.5 हमें खरीदना है तो $2 अपने देने पड़ेंगे। इस हिसाब से एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया कि सभी करेंसीज को यूएस के डॉलर के साथ उसने लिंक कर दिया और जिसका जो भी लिंक बना, अगर आपको दूसरे देश से मैप करना है तो यूएस डॉलर के साथ क्या उसका एक्सचेंज रेट था उसके हिसाब से मैप करके बना दिया उसने एक्सचेंज रेट। और ये चलता रहा लंबे समय तक, एक बार जो फिक्स हो गया वही लंबे समय तक चलता रहा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। इसीलिए इसको रखा गया कैटेगरी में, किसमें? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के 2 पार्ट हैं, 2 तरह की विधियां थी, 2 तरह के सिस्टम्स थे, इसमें प्रणालियां थी, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ठीक है, ये दोनों इस तरह से काम करते थे आसान तरीके से। अब ये जब चल रहा था अच्छा खासा तो इसको चेंज क्यों किया गया, फ्लेक्सिबल क्यों लाया गया? इसके कुछ तथ्य हैं यहाँ पर, मेरिट्स यानी कि कुछ फायदे हैं और डीमेरिट्स हैं, कुछ इसके नुकसान थे। क्या है वो? तो मेरिट्स जो थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के, वो था कि अवॉइड करेंसी फ्लक्चुएशंस। करेंसी में आज के समय में रोज के रोज उतार चढ़ाव कुछ ना कुछ होते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। ऐसा होता है कभी कभी कि आज हमने किसी और रेट पे खरीदा और कल कोई और रेट हो जाएगा। आज हो सकता है कि हमने नुकसान में खरीद लिया, कल सस्ता हो जाता वही माल तो हम फायदे में जा सकते थे। तो इस तरह के करेंसी फ्लक्चुएशन को क्या देता है? विराम देता है, नहीं होने देता। कौन सा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। स्टेबिलिटी एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, और जब स्टेबिलिटी रहेगी तो इन्वेस्टमेंट करने वाले क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं एक तरह से कि हाँ चलो हमने लगा दिया, कम से कम पैसा डूबेगा तो नहीं, है ना। कहीं पर इस तरह की अगर बात हो जाए कि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया और इस तरह का संदेह संभावना आपके मन में हमेशा बनी रहे कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो उस जगह इन्वेस्ट करने से आप थोड़ा सा डरोगे। लेकिन अगर स्टेबिलिटी मिल जाए कि नहीं भैया पैसा आपका नहीं डूबेगा, इतने लंबे समय तक उतना ही रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट करने से या निवेश करने से लोग थोड़े से कम कतराते हैं। तो स्टेबिलिटी प्रोत्साहित करती है निवेश को। इन्फ्लेशन लो रखती है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को लो रखेगी, है ना। ऐसा नहीं कि आज अगर लगातार करेंसी फ्लक्चुएट होने लगेगी तो महंगाई भी उसी हिसाब से ही फ्लक्चुएट होने लगती है। तो क्या होगा? इन्फ्लेशन को लो रखता है ये वाला सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब जब इतने फायदे थे तो इसके नुकसान भी होंगे कुछ, नुकसान की वजह से ही तो बंद किया है। और क्या है उसके नुकसान? लेस फ्लेक्सिबिलिटी है। आज जो भी रेट है वो हो सकता है कि कल परसों पता नहीं कई सालों तक लगातार वही रेट चलता रहा, उसमें कोई भी रोमांच नहीं बचा, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है इसमें। जॉइन द रॉन्ग रेट, हो सकता है कि अब यहाँ पर गोल्ड के हिसाब से ही देखें अगर, तो जिस भी देश में गोल्ड कम होगा, सोना कम होगा, वहाँ पर सोने का रेट ज़्यादा होगा हमेशा। और जब सोने का रेट जितना ज़्यादा होगा एक्सचेंज रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हो सकता है कि वो वस्तु उतने मूल्य की नहीं है जितना मूल्य हम उसको पे करके आ रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर 10 किलो गेहूं के लिए हमने 100 रुपये दिए थे, हो सकता है कि वो 10 किलो गेहूं 100 रुपये का हो ही ना,
हमने 100 रुपये उसको दिए क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट ही उतना फिक्स हो गया है। तो रॉन्ग रेट ज्वाइन करने की बहुत बड़ी संभावना इसमें बनी रहती है और ये बिल्कुल पक्की बात है कि गोल्ड अगर किसी देश में कम है तो वहाँ पर रेट ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा रेट होगा एक्सचेंज रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। डिफ़िकल्टी इन द कीपिंग करेक्ट वैल्यू ऑफ द करेंसी। अब आप ये लगाओ, इस समय का ही उदाहरण लेते हैं, पेंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, ठीक है। किसी देश ने कोविड की वैक्सीन बना दी है कई लोगों ने, पर पहले किसी देश ने बना दी और बाकी के देशों में नहीं है। तो क्या होगा, वहां पर वैक्सीन की डिमांड करेंगे सारे के सारे कि भैया मुझे दे दो पहले, मुझे दे दो पहले, मुझे दे दो पहले, चाहे जितना मर्जी पैसा ले लो। होगा ऐसा, है ना। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट ही फिक्स है तो, एक्सचेंज रेट ही फिक्स है तो उससे ज़्यादा पैसा आप दे ही नहीं सकते, है ना। गोल्ड के हिसाब से ही रेट तय हो गया या ब्रेटन वुड्स के हिसाब से रेट तय हो गया है, तो वो और ज़्यादा पैसा अपना कमा सकता था ज़्यादा पैसा लेकर, लेकिन वो नहीं ले सकता क्योंकि एक्सचेंज रेट वहाँ पर फिक्स है। तो क्या होता है कि हमारी जो करंट वैल्यू है करेंसी की वो और ज़्यादा हो सकती थी लेकिन वो नहीं हो पाई। तो इसी को कहते हैं डिफ़िकल्टी इन द कीपिंग करेक्ट वैल्यू ऑफ द करेंसी। जो करेक्ट वैल्यू है उसको मापने में बहुत ही मुश्किल होती है। यहाँ पर करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी तो उसकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी वजह से माप नहीं सकते या फिर ज़्यादा नहीं कर सकते उसको, क्योंकि फिक्स है एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब जब इस तरह की स्थिति आ जाएगी तो प्रॉफिट का भी लॉस होगा भैया। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता था अपनी करेंसी को और ज़्यादा रेट पर बेचकर, है ना, लेकिन वो नहीं कमा पाया क्योंकि फिक्स है एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है फॉरेन करेंसी की, वो मैं पिछले पार्ट में पहले ही समझा चुका हूँ, तो वो पार्ट आप देख लेना, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। तो लॉस हो जाता था यहाँ पर प्रॉफिट्स का। अब ये सारे डीमेरिट्स बहुत ही ज़्यादा थे इसमें, और उनमें से ये जो 3 हैं कि रॉन्ग रेट डिसाइड कर लिया हमने, या फिर हमारी करेंसी की करेक्ट वैल्यू नहीं लग पा रही है, और प्रॉफिट का तो बहुत ही तगड़ा नुकसान था इसमें। कहीं पर अगर अचानक से डिमांड बढ़ जाए तो वहाँ की करेंसी जो वो मोटे पैसे पर बेचकर पैसे कमा सकता था लेकिन वो नहीं कमा पाया, तो प्रॉफिट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान था। इस वजह से ही 1977 में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को बंद कर दिया गया या फिर चेंज कर दिया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से। अब ये कैसे काम करता है ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए।